अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपनी बात चल रही थी मनोविज्ञान की सीरीज, जो 20 प्रश्न 40 अंक की सीरीज चल रही थी उसको लेकर चल रही थी। और आज हम इसी सीरीज में बात करने वाले हैं आपके जो दूसरा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान की हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान से आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में हमेशा 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये 2-3 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बात करते हैं आज हम शिक्षा मनोविज्ञान, और शिक्षा मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और यहाँ से लगभग आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान का आधार जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है, तो समझना इस चीज को कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो आधार है ये है आधार मानव व्यवहार। इसका जो आधार है वो है मानव व्यवहार। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार जो है किसको माना गया है? मानव के व्यवहार को माना गया है। फिर बात करें कि आपके जो मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान शिक्षा को क्या प्रदान करता है? तो मनोविज्ञान शिक्षा को मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है, यानी कि एक आधार प्रदान करता है। मनोविज्ञान शिक्षा को मजबूती या एक आधार प्रदान करता है। फिर बात करें कि आपकी जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका संबंध किससे है? तो याद रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है ये संबंध किससे है? तो याद रखना शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है ये संबंध है सीखने के क्या, क्यों और कैसे से हैं। व्यक्ति क्या सीखता है, क्यों सीखता है, कैसे सीखता है, इसका अध्ययन करना, प्रमुख अध्ययन करना ही क्या है? आपकी शिक्षा मनोविज्ञान है। अगर आपसे पूछ ले कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे होगा? सीखने के क्या, क्यों और कैसे से हैं। सीखने के क्या, क्यों और कैसे से हैं। फिर बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपका, ये शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है आपके शिक्षा, एक तो कौन सा है? शिक्षा। और एक बना है मनोविज्ञान। एक कौन सा है? मनोविज्ञान। अब यहां पर बात करते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो याद रखना शिक्षा जो शब्द है आपका, इस शब्द की उत्पत्ति होती है कहां से? संस्कृत के शिक्ष धातु से। संस्कृत के शिक्ष धातु से इस शब्द की उत्पत्ति होती है। संस्कृत के शिक्ष धातु से आपके शिक्षा शब्द की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति कहां से होती है? संस्कृत के शिक्ष धातु से। और शिक्ष धातु से जो उत्पत्ति होती है तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे कि 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र विषय से हुई है। फिर बात करते हैं कि आपके जो शिक्षा शब्द हैं, इस शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी में हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का? अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसको हम एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। तो ये एजुकेशन जो शब्द है, इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब लैटिन भाषा के भी कौन से शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के इसकी शब्द एजुकेटम शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और एजुकेटम शब्द जो है आपका, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है ई से और एक बना है ड्यूको से।
एजुकेटम जो शब्द है ये बना है एक ई से और एक बना है ड्यूको से। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। क्या निकालना? बाहर निकालना। तो एजुकेटम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अंदर से बाहर निकालना। बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। एजुकेटम शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके अंदर से बाहर निकालना। अब अंदर से बाहर क्या निकालना? कोई कमरे में बैठा है तो उसको बाहर निकाला? नहीं। अंदर से बाहर निकालने का मतलब आपके अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो योग्यता है, उस योग्यता को अपने ही अंदर से कहां निकालना? बाहर की ओर निकालना। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? एजुकेटम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उसी को एजुकेटम के नाम से जानते हैं। और एजुकेटम कितने शब्दों से मिलकर बना? तो ये दो शब्दों से मिलकर बना। एक बना है ई से, ई का अर्थ होता है अंदर से। एक बना है ड्यूको से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो एजुकेटम शब्द का अर्थ क्या हो गया अपने सामने? तो एजुकेटम जो शब्द है, इस एजुकेटम शब्द को हम किस नाम से? कि अंदर से बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना, इसको कहते हैं अंदर से बाहर निकालना। एजुकेटम को किस नाम से? अंदर से बाहर निकालना। और एक शब्द और आता है आपके एजुकेयर। और एजुकेयर का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ाना। ये पूछा जाता है अक्सर सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि एजुकेयर का मीन्स क्या होता है, एजुकेटम का मीन्स क्या होता है। तो एजुकेयर का मीन होता है आपके आगे बढ़ाना। किसी भी व्यक्ति को आगे की ओर बढ़ाना ही क्या है? एजुकेयर है। और एक शब्द और आता है आपके एजुशियर। एक शब्द और आता है आपके एजुशियर। और एजुशियर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है विकसित करना। इसका अर्थ क्या होता है? विकसित करना। एजुशियर का अर्थ क्या होता है? विकसित करना। तो देखना, हमने आज देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है? तो आधार मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को क्या प्रदान कर रहा है? मजबूती प्रदान कर रहा है। और शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो सीखने के क्या, क्यों और कैसे से है। और शिक्षा मनोविज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से? संस्कृत के शिक्ष धातु से। और शिक्ष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। और शिक्षा के लिए अंग्रेजी में कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहां से? लैटिन भाषा के एजुकेटम से हुई है। और एजुकेटम कितने शब्दों से मिलकर बना? दो शब्दों से मिलकर बना। ई अंदर से और ड्यू को बाहर निकालना। तो एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है अंदर से बाहर निकालना। एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। और एजुशियर का अर्थ होता है विकसित करना। ये तो थी अपनी सामान्य शब्दावली और सामान्य शब्दों के अर्थ को देखा है। अब बात करते हैं शिक्षा के तत्व। शिक्षा के तत्व बोल दो इनको, या इनको बोल दो आप सीखने के तत्व बोल दो। क्या बोल दो इनको? सीखने के तत्व बोल दो। सीखने के तत्व बोल दो, या तो शिक्षा के तत्व बोल दो या सीखने के तत्व बोल दो। कि शिक्षा के कितने तत्व होते हैं या सीखने के कितने तत्व होते हैं। तो सबसे पहले इन तत्वों के बारे में बताया तो एक व्यक्ति आया, सबसे पहले जॉन एडम्स। कौन आए? सबसे पहले जो आए थे जॉन एडम्स आए थे। और जॉन एडम्स ने एक बुक लिखी थी, इन्होंने एक किताब लिखी, द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। इन्होंने एक किताब लिखी थी द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। और ये किताब में इन्होंने शिक्षा को कितने मुखी बताया? तो इन्होंने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना। कितनी प्रक्रिया? द्विमुखी प्रक्रिया माना। शिक्षा को कितने मुखी प्रक्रिया माना? द्विमुखी माना। इन्होंने कहा भाई एक शिक्षक हो जाएगा और एक कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा आपके विद्यार्थी हो जाएगा। और दोनों मिलकर शिक्षा को क्या कर सकते हैं? सुचारू रूप से चला सकते हैं। क्या कहा इन्होंने? कि दोनों मिलकर शिक्षा को सुचारू रूप से चला सकते हैं। आप याद रखना, एक तो कि जॉन एडम्स ने कौन सी बुक लिखी थी? तो जॉन एडम्स ने बुक लिखी थी द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। और शिक्षा को कितने मुखी प्रक्रिया माना? तो द्विमुखी माना। एक माना शिक्षक और एक माना विद्यार्थी।
तो शिक्षा के सीखने के दो तत्व किसने बताए थे? तो दो तत्व बताए थे आपके जॉन एडम्स ने। और फिर बात करें तो अगले मनोवैज्ञानिक जो आते हैं, अगले शिक्षाविद जो आते हैं, उनको हम जानते हैं जॉन डीवी के नाम से। किसके नाम से? जॉन डीवी या ड्यूवी के नाम से जानते हैं। और इन्होंने आकर एक किताब लिखी थी, शिक्षा तथा समाज। इन्होंने आकर एक किताब लिखी, शिक्षा तथा समाज, एजुकेशन एंड सोसाइटी, एजुकेशन एंड सोसाइटी। और इस किताब में इन्होंने शिक्षा को कितने मुखी प्रक्रिया माना? तो इस किताब में इन्होंने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। कितने मुखी प्रक्रिया माना है? त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। और ये यूं कहते हैं कि केवल शिक्षक और विद्यार्थी होने से ही शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने सबसे पहले किसको माना? तो इन्होंने सबसे पहले शिक्षक बताया, फिर इन्होंने बताया बालक, बालक बोल दो या विद्यार्थी बोल दो, और एक बताया इन्होंने पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षा को कितने मुखी प्रक्रिया माना इन्होंने? तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। शिक्षा को कितने मुखी? त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। और ये किसने माना था? ये माना था जॉन डीवी ने। ये किसने माना था? जॉन डीवी ने माना था। और कौन सी बुक में माना था? तो शिक्षा तथा समाज, जिसको हम इंग्लिश में एजुकेशन एंड सोसाइटी के नाम से जानते हैं। और शिक्षा को कितने मुखी प्रक्रिया? तो त्रिमुखी प्रक्रिया माना। पहला माना इन्होंने शिक्षक, दूसरा माना विद्यार्थी, और तीसरा माना इन्होंने पाठ्यक्रम। तीसरा क्या माना इन्होंने? पाठ्यक्रम माना। अब आगे देखो ना आप, तो जॉन डीवी के बारे में कहा जाता है कि जॉन डीवी ने एक अवधारणा दी थी प्रगतिशील शिक्षा की। कौन सी? तो इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी थी, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। और ये यूं कहते थे कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बालक को पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसको यह पता होना चाहिए कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, मैं शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहा हूं। जब तक बालक को अपनी प्रगति के बारे में पता नहीं होगा, तब तक वो कक्षा में एक सक्रिय विद्यार्थी के रूप में नहीं रहता है। तो जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। और इन्होंने कहा कि अगर बालक को प्रगतिशील शिक्षा दोगे तो बालक भी या विद्यार्थी भी क्या रहेगा? विद्यार्थी सक्रिय रहेगा। क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा, यानी कि वो क्लास में एक्टिव रहेगा। और जॉन डीवी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रुचि व प्रयास को महत्वपूर्ण माना है। रुचि व प्रयास को महत्वपूर्ण माना है। और ये यूं कहते हैं कि बालक को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, उसको प्रयास करते रहना चाहिए। तो रुचि व प्रयास को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। और जॉन डीवी जो है आपके, इनको प्रथम शिक्षाविद की संज्ञा दी जाती है। प्रथम शिक्षा विद की संज्ञा दी जाती है। प्रथम शिक्षाविद की संज्ञा इनको दी जाती है। यानी कि बहुत सी बार पूछा जाता है प्रथम शिक्षाविद किसे कहा जाता है? तो प्रथम शिक्षाविद जॉन डीवी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन डीवी को कहा जाता है। और जॉन डीवी के बारे में एक चीज और याद रखना, जॉन डीवी ने शिक्षा मनोविज्ञान, आपने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पढ़ी होगी, यहां पर जॉन डीवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। प्रयोगशाला 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। कहां पर स्थापित की थी? शिकागो विश्वविद्यालय में स्थापित की थी इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित की थी वो किसने की थी? जॉन डीवी ने की थी। और कब की थी? 1894 में। कहां पर? शिकागो विश्वविद्यालय में स्थापित की थी इन्होंने। अब बात करते हैं कि जॉन डीवी को प्रथम शिक्षाविद भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करता भी किसको कहा जाता है? तो जॉन डीवी को कहा जाता है। जॉन डीवी ने कौन सी अवधारणा दी? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी। किसको महत्वपूर्ण माना? रुचि व प्रयास को महत्वपूर्ण माना। और प्रथम शिक्षाविद किसे कहा जाता है? तो जॉन डीवी को कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? जॉन डीवी ने स्थापित की। अब देखते हैं हम आगे शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार, तो शिक्षा के प्रकार कितने हैं? टाइप्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के प्रकार कितने हैं? तो सबसे पहले शिक्षा का प्रकार आता है एक औपचारिक शिक्षा। कौन सा आता है? औपचारिक शिक्षा।
औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। क्या कहा जाता है इसको? फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉर्मल एजुकेशन इसको कहा जाता है। और औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है? तो याद रखना, औपचारिक शिक्षा यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य, स्थान और समय तीनों क्या रहें? इस उद्देश्य, स्थान और समय तीनों निर्धारित रहें। तीनों क्या रहें? निर्धारित रहें। उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे आपके विद्यालय की शिक्षा, जैसे आपके विद्यालय की शिक्षा, जैसे आपके विद्यालय की शिक्षा। विद्यालय की शिक्षा के लिए कहां जाना है? पढ़ना है तो कहां जाना है? विद्यालय। उद्देश्य कहां जाना है? विद्यालय जाना है। कब जाना है? एक समय रहता है विद्यालय का। तो ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य, स्थान और समय तीनों निर्धारित रहे, उस शिक्षा को हम किस नाम से जानते हैं? औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। और औपचारिक शिक्षा हमें कहां मिलती है? तो औपचारिक शिक्षा हमें विद्यालय में मिलती है। कहां पर मिलती है? विद्यालय में मिलती है। फिर अगर हम बात करें आपके दूसरी शिक्षा, तो दूसरी शिक्षा जो दूसरा प्रकार आता है वो आता है आपके अनौपचारिक शिक्षा। कौन सा आता है? अनौपचारिक शिक्षा आता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? तो इंग्लिश में कहा जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या कहा जाता है इसको? इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है कि ऐसी शिक्षा, इनफॉर्मल क्या होता है? तो ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य, स्थान और समय तीनों निर्धारित नहीं रहती, तीनों निर्धारित नहीं होते हैं, तीनों निर्धारित नहीं होते हैं। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य, स्थान और समय तीनों निर्धारित नहीं होते हैं, उस शिक्षा को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस शिक्षा को हम अनौपचारिक नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप चलते चलते कहीं गए जा रहे हो और आपको कोई एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोट नजर आ गया, या कोई अच्छा सा विचार लिखा हुआ कहीं पर किसी दीवार पर चिपका हुआ या किसी दीवार पे लिखा हुआ आपको नजर आ गया, आपने उसको पढ़ा और उसके शाब्दिक अर्थ को आपने अपने जीवन में ग्रहण किया। तो ग्रहण करने का मतलब क्या? आपने वहां से शिक्षा प्राप्त की। और अनौपचारिक शिक्षा को हम किस नाम से जानते हैं? ये पारिवारिक शिक्षा भी होती है, या इसको व्यवहारिक शिक्षा भी कहा जाता है। या इसको किस नाम से जानते हैं? व्यवहारिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि बहुत सी बार आपको परिवार से भी अनावश्यक ज्ञान मिल जाता है, ना चाहते हुए भी बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है परिवार का। क्या आप उसको ले चाहते हो कि मेरा उद्देश्य परिवार की बातें सुनना हो, या मेरा स्थान फिक्स है कि परिवार ही मुझे बात ज्ञान देगा, या समय परिवार को कब नॉलेज की प्राप्ति हो जाए, कब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वो कब परम ज्ञान आपको मिल जाए, ये कोई कह नहीं सकता है। और ये सी अनौपचारिक शिक्षा कहां पर मिलती है? तो ये मिलती है परिवार के द्वारा। अनौपचारिक शिक्षा कहां पर मिलती है? परिवार के द्वारा मिलती है। फिर देखते हैं आपके तीसरा प्रकार। तो तीसरा जो प्रकार आता है उसको हम जानते हैं निरौपचारिक शिक्षा के नाम से। उसको हम कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। और निरौपचारिक शिक्षा होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसको कहा जाता है। और इस नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? तो इसमें याद रखना, इसमें उद्देश्य तो निर्धारित होता है। उद्देश्य तो क्या होता है? निर्धारित होता है, परंतु स्थान और समय निर्धारित नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्थान और समय निर्धारित नहीं होता है। ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निर्धारित होता है परंतु स्थान और समय दोनों निर्धारित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपको सीखने का उद्देश्य है, आपको पता है कि मुझे सीखना है, मेरा उद्देश्य है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, परंतु कहाँ करनी, कैसे करनी, ये कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पत्राचार पाठ्यक्रम जो हम करते हैं, तो पत्राचार पाठ्यक्रम में क्या होता है? केवल और केवल हमारा डिग्री लेने का या ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य होता है। उसके लिए ना तो हमें विद्यालय या कॉलेज जाना होता है और ना ही एक फिक्स समय होता है। तो पत्राचार पाठ्यक्रम हो गया। एक होता है आपके दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का मतलब है दूर बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। एक हो गया आपके यूट्यूब, और यूट्यूब से आजकल बहुत ज्यादा
निरौपचारिक शिक्षा मिल रही है, और एक हो गया आपके ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन एक हो गया आपके समाचार पत्र या न्यूज चैनल। तो ये सारे के सारे कहां से, किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे आपके निरौपचारिक शिक्षा के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? निरौपचारिक। तो याद रखना, शिक्षा के कितने प्रकार है? 3। एक अनौपचारिक। और औपचारिक में क्या होता है? औपचारिक में स्थान समय निर्धारित होता है और उद्देश्य भी निर्धारित होते हैं। अनौपचारिक में क्या होते हैं? ना तो उद्देश्य निर्धारित होते हैं, ना स्थान निर्धारित होता है, ना समय निर्धारित होता है। और निरौपचारिक में उद्देश्य तो निर्धारित होते हैं परंतु स्थान और समय दोनों निर्धारित नहीं होते हैं। और फिर बात करते हैं आपके शिक्षा का अर्थ। तो जानते हैं शिक्षा का अर्थ की बात करें तो शिक्षा का अर्थ 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार का होता है संकीर्ण अर्थ। एक तो कौन सा है? संकीर्ण अर्थ होता है, यानी कि ये सीमित होता है। तो संकीर्ण अर्थ होता है, पहला होता है लिखना, दूसरा होता है पढ़ना, और तीसरा होता है गणना करना। गणना करना, लिखना, पढ़ना और गणना करना। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह विद्यालय तक सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है? विद्यालय तक सीमित होता है। यह विद्यालय तक सीमित होता है। और एक अर्थ जो आता है वो आता है आपके व्यापक अर्थ। एक अर्थ कौन सा आता है? व्यापक अर्थ आता है। और व्यापक अर्थ का मतलब क्या है कि एक तो होता है आपके मानसिक विकास। कौन सा? मानसिक विकास। और मानसिक विकास हेड, जिसको हेड कहते हैं। एक होता है आपके भावात्मक विकास, और भावात्मक विकास को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हार्ट। और एक होता है आपके क्रियात्मक विकास, और क्रियात्मक विकास को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, क्रियात्मक विकास को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपके हैंड। इसको क्या कहा जाता है? हैंड कहा जाता है। और एक होता है आपके शारीरिक विकास। कौन सा विकास? शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास को हम कहते हैं हेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। तो ये थी आपकी 4H। और 4H का जो विकास है ये क्या होता है? ये आपके जीवन पर्यंत चलता है। क्या करता है? ये जीवन पर्यंत चलता है। तो याद रखना, शिक्षा की 2 अर्थ हैं, एक संकीर्ण अर्थ विद्यालय तक सीमित, और एक होता है व्यापक अर्थ जो जीवन पर्यंत चलता है। व्यापक अर्थ 4H, मानसिक विकास, भावात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास। और ये कहां तक चलता है? ये चलता है आपके जीवन पर्यंत चलता है। कहां तक चलता है? ये जीवन पर्यंत चलता है। अब यहां पर बात करते हैं, पहले हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहां कुछ बात कर लेते हैं शिक्षा की प्रमुख परिभाषाओं को लेकर। और शिक्षा की जो प्रमुख परिभाषाएं आती हैं, तो परिभाषाओं को लेकर बात करें तो परिभाषाओं में याद रखना, आप सबसे पहले जो परिभाषा आती है, सबसे पहले जो परिभाषा आती है आपके, वो आती है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। और स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है मनुष्य में पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य में पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। शॉर्ट याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने कहा था मनुष्य में पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। दूसरी परिभाषा आती है आपके ब्राउन के अनुसार। किसके अनुसार? ब्राउन के अनुसार। और ब्राउन ने क्या कहा? तो ब्राउन ने कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था ब्राउन ने। और एक परिभाषा आती है आपके महात्मा गांधी के अनुसार। किसके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार।
महात्मा गांधी के अनुसार, और महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य या बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। तो याद रखना, इन्होंने सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति कहा था, सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति कहा था। इन्होंने क्या कहा था? सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति कहा था। इन्होंने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति कहा था। और एक परिभाषा और देखना आप पेस्टोलॉजी के अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार। और पेस्टोलॉजी ने क्या कहा था? तो पेस्टोलॉजी ने कहा था कि शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है। ये किसने कहा है? ये कहा था आपके महात्मा गांधी ने। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ब्राउन ने कहा शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में क्या लाया जाता है? परिवर्तन लाया जाता है। महात्मा गांधी ने सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति कहा था, और पेस्टोलॉजी ने बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास कहा है। और फिर बात करते हैं आपके अगली परिभाषा। तो अगली परिभाषा आती है फ्रेंडसन के अनुसार। किसके अनुसार? फ्रेंडसन के अनुसार आती हैं। और फ्रेंडसन कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा का संबंध मानव व समाज दोनों के कल्याण से है। दोनों के कल्याण से है। ये किसने कहा है? ये फ्रेंडसन ने कहा है। और एक परिभाषा आती है आपके जॉन डीवी के अनुसार। और जॉन डीवी ने क्या कहा था? तो जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा उन सभी योग्यताओं का विकास है, उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा व्यक्ति वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करता है। उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा बालक वातावरण पर नियंत्रण स्थापित करता है। क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करता है। चलिए अगली परिभाषा देखिए आप। अगली परिभाषा आती है एक और आपके, अगली परिभाषा जो है वो है आपके डगलस व हॉलैंड के अनुसार। किसके अनुसार? डगलस व हॉलैंड के अनुसार। डगलस व हॉलैंड के अनुसार। और डगलस व हॉलैंड क्या कहते हैं? कि शिक्षा उन सभी परिवर्तनों का योग है। शिक्षा उन सभी परिवर्तनों का योग है, उन सभी परिवर्तनों का योग है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं, उन सभी परिवर्तनों का योग है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखिए। एक और परिभाषा देखिए आप डमविल के अनुसार। डमविल के अनुसार। और डमविल कहते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में वो सारे, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वो सारे परिवर्तन आ जाते हैं जो बालक को, वो सारे परिवर्तन आ जाते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। जन्म से
मृत्यु तक प्रभावित करते हैं, मृत्यु तक प्रभावित प्रभावित करते हैं। ये शॉर्ट लिखा है मैंने। बस शिक्षा के व्यापक अर्थ में वो सारे परिवर्तन आ जाते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। याद तो रखना है, बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। एक परिभाषा देखिए आप, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार, और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया किसने माना है? क्रो एंड क्रो ने माना है। और एक परिभाषा और देखिए आप, दीबे के अनुसार, किसके अनुसार? दीबे के अनुसार। और दीबे के अनुसार है कि शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है, पुनर्कथन या सारांश है। ये थी शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। देखिए, हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे थे, परंतु हमने स्टार्टिंग में ये जाना था कि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, शिक्षा और समाज से। तो आज हमने बात की है केवल और केवल किसकी? तो आज हमने बात की है आपके शिक्षा की। आज हमने जाना कि शिक्षा के प्रकार कितने होते हैं, शिक्षा की उत्पत्ति कहां से हुई, शिक्षा के कितने तत्व होते हैं, शिक्षा की और परिभाषाएं क्या क्या हैं, इन सभी के बारे में हमने आज बात की है। उम्मीद करता हूं आज की कक्षा आपको पसंद आएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाकी की चर्चाएं कल करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।